best of me. I just do what's best for me. Don't listen to my enemies, they're just full of jealousy. This legacy, you gon' see what's left of me. हेलो बच्चों, आप लोगों को फिर से स्वागत है आप लोगों का ब्यूटीफुल सा चैनल लूसीफर यूनिवर्स ऑफ फिजिक्स में। कौशिक शाह। आज हम लोग डिस्कस करेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पार्ट 23, जहां पर हम लोग कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। इस चैप्टर का तो बहुत न्यूमेरिकल हम लोगों ने अभी तक कर लिया है, कुछ थोड़ा थोड़ा मुझे लगा है कि इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं तुम लोगों को दिखा देना चाहता हूँ। तो आज का लेक्चर बेसिकली होगा एंट्रांस के ऊपर। कोई भी एंट्रेंस, नीट, आईआईएमटी, जीप मार्क, जेई मीन्स, कुछ कोई भी एंट्रेंस मान लो, सारा का सारा न्यूमेरिकली होगा और थोड़ा ट्रिकी न्यूमेरिकल होगा। तो ज्यादा बात नहीं करते, शुरू करते हैं आज हम लोग का लेक्चर नंबर 23, जो बना है न्यूटन के चैप्टर के ऊपर। अगर वीडियो में कोई भी डाउट हो या समझने में कोई दिक्कत हो तो बोर्ड पे दिया हुआ मेरा नंबर है, इस पे कॉल कर सकते हो या व्हाट्सएप कर सकते हो या वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में भी बोल सकते हो। तो शुरू करते हैं आज का फर्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 1, एंड दिस इज बेसिकली थ्योरी के ऊपर बना है। तो आज का जो फर्स्ट सवाल है, ए solid sphere rolls down two different inclined plane. Rolls down two different inclined plane. A solid sphere rolls down two different inclined planes of same height, but of different inclination, ठीक है। In both cases, ऑप्शन दिया हुआ है, ए स्पीड एंड टाइम ऑफ डिसेंट विल बी सेम। स्पीड एंड टाइम ऑफ डिसेंट, DESCENT, time of descent will be same. Option B, speed will be same but time of descent will be different. Speed will be same but time of descent will be different. Option C, speed will be different but time of descent will be same. Speed will be different but time of descent will be same. Option D, speed and time of descent both are different. Speed and time of descent both will be different. ठीक है। BCECE 2008, BCECE 2008
8। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या बोला है कि a solid sphere rolls down two different inclined plane of same height। मान लो ये inclined plane हो गया और मान लो ये एक inclined plane हो गया। ठीक है, दोनों का हाइट सेम है लेकिन इंक्लिनेशन दोनों का डिफरेंट है। ठीक है, इंक्लिनेशन मीन्स इसका जो स्लोप है वो डिफरेंट है। ठीक है, मतलब एक डायरेक्ट इसका इंक्लिनेशन एंगल ज्यादा है और इसका इंक्लिनेशन एंगल कम है। तो क्या कहा है इसमें, फिर ऑप्शन दिया है टाइम ऑफ डिसेंट मीन्स ऊपर से नीचे तक कोई भी स्फीयर रोल करके आने से कितना टाइम लगेगा, वही होता है टाइम ऑफ डिसेंट। मतलब दोनों स्फीयर नीचे तक पहुंचने के लिए कितना टाइम चाहिए, वही होता है टाइम ऑफ डिसेंट। और स्पीड तो पता है, नीचे आने के टाइम बाद दोनों का स्पीड क्या होगा, इक्वल होगा या डिफरेंट होगा। टाइम ऑफ डिसेंट इक्वल होगा या डिफरेंट होगा। तो यहाँ पर एक बात है कि दोनों का जो हाइट है वो सेम है। ठीक है, सिर्फ दोनों का इंक्लिनेशन डिफरेंट है। एज दे आर इन सेम हाइट देन एनर्जी स्टोर इन बोथ केसेस विल बी इक्वल। ठीक है, दोनों में जो एनर्जी स्टोर होगा वो दोनों इक्वल होगा, मतलब एनर्जी सेम होगा। तो सेम होने से इसका एनर्जी अगर हाफ mv स्क्वायर होता है, मतलब इसका एनर्जी अगर mgh होता है, इसका भी mgh होगा। और नीचे यहाँ पर आने से इसका अगर एनर्जी हाफ mv स्क्वायर होता है, इसका एनर्जी भी हाफ mv स्क्वायर होगा। ठीक, दोनों का वेलोसिटी मान लेते हैं। एक का मान लो v है और दूसरे का v डैश मान लेते हैं फिलहाल। तो दोनों का जो हाफ mv स्क्वायर एंड हाफ mv स्क्वायर, ये दोनों किसके समान होगा, mgh के समान होगा। क्योंकि दोनों जहां से आ रहा है वहां का पोटेंशियल एनर्जी है mgh। तो नीचे आने के बाद दोनों का पोटेंशियल एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब इसका एनर्जी भी mgh होगा, इसका एनर्जी भी mgh होगा। मतलब ये दोनों इक्वल होगा, मतलब v इक्वल टू v डैश, मतलब दोनों का वेलोसिटी सेम होगा। ठीक है, इतना तो आ गया कि दोनों का स्पीड जो है वो सेम होगा। अभी बात करते हैं टाइम ऑफ डिसेंट की, मतलब यहां से यहां तक आने के कितना टाइम लगेगा, यहां से यहां तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। ठीक है, तो देखो इसका जो है इंक्लिनेशन ज्यादा है, मतलब इसका स्पीड ज्यादा होगा। इसका इंक्लिनेशन कम है, मतलब स्पीड कम होगा। ठीक है, ये तो हमको पता है सबको कि जब हम लोग इंक्लिनेशन ज्यादा करते थे तब ऑब्जेक्ट को या कोई भी चीज को ऊपर से नीचे में आने के लिए उसका स्पीड ज्यादा हो जाता है। जैसे कि मान लो कोई भी साइकिल से हम लोग कोई भी अप उठ रहे हो या आपके ऊपर जा रहे हो, तो क्या होता है, हम लोग अप से जब डाउन से जब नीचे आते हैं, जिसका इंक्लिनेशन ज्यादा होता है तब उसका स्पीड बहुत ज्यादा होता है, और जिसका इंक्लिनेशन कम होता है उसका स्पीड कम होता है। ठीक है, तो ये जब रूल करके नीचे में आएगा तो इसका स्पीड जो है वो कम होगा और इसका स्पीड जो है वो ज्यादा होगा। ठीक है, और स्पीड ज्यादा होने की वजह से ये बहुत जल्दी नीचे की तरफ आ जाएगा। और फिलहाल देखो स्पीड भी ज्यादा है और डिस्टेंस भी कम है, तो ये बहुत जल्दी नीचे आ जाएगा। और ये जो है स्पीड भी कम होगा और डिस्टेंस भी बहुत ज्यादा होगा। तो इसको कवर करने के लिए जो है हम लोगों का बहुत टाइम लगेगा। क्योंकि अगर हम लोग इसके बात करते हैं फॉर्मूला की, एस इक्वल टू हाफ एट स्क्वायर, तो देखो इसका स्पीड कम होने की वजह से एक्सेलरेशन जो है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, और इसका स्पीड ज्यादा होने से एक्सेलरेशन जो है ऑटोमेटिकली ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो इस पे टाइम हम लोगों को ज्यादा लगेगा, इस पे टाइम हम लोगों को कम लगेगा। अगर इक्वेशन की बात नहीं करते हैं तो कॉमन सेंस के बारे में सोचो कि इसका लेंथ ज्यादा है, फिर इसका स्पीड कम है, तो इसका तो टाइम ज्यादा लगेगा ही लगेगा। इसका लेंथ छोटा है, स्पीड ज्यादा है, तो उसका टाइम कम लगेगा। मतलब दोनों का जो है
स्पीड विल बी सेम बट टाइम ऑफ डिस्टेंस विल बी डिफरेंट, दोनों का टाइम ऑफ डिस्टेंस डिफरेंट होगा, मतलब हम लोगों का ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट होगा। ठीक है, स्पीड विल बी सेम एंड टाइम ऑफ डिस्टेंस विल बी डिफरेंट, ये होगा हम लोगों का आंसर। ठीक है, ये हो गया हम लोग का आज का फर्स्ट सवाल। फिर चलते हैं दूसरा सवाल पे, जो है क्वेश्चन नंबर 2 आज का। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है, an object is kept on a smooth inclined plane and object is kept on a smooth inclined plane. An object is kept on a smooth inclined plane of height of length L and height 1 meter. Of length L and height 1 meter. ठीक है, the horizontal acceleration to be imparted to the inclined plane, the horizontal acceleration imparted to the inclined plane, horizontal acceleration imparted to the inclined plane so that the object is stationary, so that the object is stationary so that the object is stationary relative to incline is, relative to incline is option A g root over L square minus 1, option B g root over g L square minus 1, option C g by root over L square minus 1, option D g by L square minus 1. RPMT 2007, RPMT 2007। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या कहा है देखो कि an object kept on a smooth inclined plane of length L meter and height 1 meter। तो मान लेते हैं ये एक इंक्लाइंड प्लेन है जिसका हाइट है 1 मीटर और जिसका लेंथ है L मीटर। ठीक है, the horizontal acceleration imparted to the inclined plane so that an object is stationary relative to the incline, मतलब यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट स्टेशनरी रहेगा, इसके लिए हम लोग को इस डायरेक्शन पे हॉरिजॉन्टल पे कितना एक्सेलरेशन देना पड़ेगा। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रख देते हैं हम लोग, तो ये थीटा होगा, फिर जैसे कि हम लोग कंपोनेंट में डिवाइड करते हैं, ये थीटा होगा, नीचे की तरफ mg काम करेगा, इस डायरेक्शन पे mg cos थीटा होगा और इस डायरेक्शन पे mg sin थीटा होगा। ठीक है, यहाँ पर नॉर्मल डायरेक्शन r होगा। फिर बात आती है अभी एक्सेलरेशन की, हम लोग हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन देंगे, मतलब इस डायरेक्शन पे एक्सेलरेशन देंगे। ये होता है हॉरिजॉन्टल, ये होता है वर्टिकल।
ठीक है, ये तो सबको पता है कि हॉरिजॉन्टल जो होता है वो ऐसे होता है और वर्टिकल जो है वो ऐसे होता है। तो यहाँ पर बात करते हैं अभी हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन की। अगर हम लोग हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन पे देते हैं ma, तो ये थीटा होने की वजह से ये भी थीटा हो जाएगा और इस डायरेक्शन पे आ जाएगा ma cos थीटा। ठीक है, तो हम लोगों का जो इक्वेशन होगा वो क्या होगा, ये ब्लॉक कब नीचे की तरफ नहीं गिरेगा, मतलब हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन कितना होने से नीचे की तरफ नहीं आएगा, ma cos थीटा जो है वो mg sin थीटा के समान होने से। ठीक है, ये होने से हम लोगों का जो है वो नीचे की तरफ नहीं आएगी। तो यहां पर हम लोग साइन थीटा पहले निकाल लेते हैं। या साइन थीटा इक्वल्स टू क्या होगा, साइन थीटा मीन्स परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। ये ट्राइंगल होने से अगर ये थीटा होता है, ये होता है परपेंडिकुलर, ये होता है बेस, ये होता है हाइपोटेन्यूज। थीटा के सीधा उल्टा डायरेक्शन पे जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर थीटा की उल्टी डायरेक्शन पे ये है, तो ये होगा 1 मीटर बाय हाइपोटेन्यूज कितना होता है, L होता है। ये हो गया हम लोगों का साइन। ठीक है, फिर देखते हैं अभी हम लोगों का जो है ब्लॉक रिमेन्स इन रेस्ट। ब्लॉक कब रेस्ट रहेगा, जब ma cos थीटा इक्वल्स टू mg sin थीटा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ लिख लो। When horizontal acceleration is imparted to the inclined plane, when horizontal acceleration imparted to the inclined plane, जब horizontal acceleration हम लोग इस पे देंगे तब क्या होगा, imparted to the inclined plane, then a residue acceleration acts on the object, then a residue PSEU du residue acceleration acts on the object, ठीक है। For the object to remain relative to the incline, for the object remain stationary in the inclined plane, we have ma cos theta equals to mg sin theta। ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा mm कैंसल, a equals to g sin theta by cos theta which is equals to g tan theta। और tan theta क्या होता है, tan होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, मतलब 1 बाय रूट ओवर L स्क्वायर माइनस 1। तो हम लोगों का आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी वाला। ठीक है, जब ma cos थीटा और mg sin थीटा इक्वल होगा तब ब्लॉक जो है वो स्टेशनरी रहेगा, मीन्स a इक्वल्स टू g tan थीटा, और tan थीटा मीन्स परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है, 1 है, और बेस क्या है, बेस होगा हम लोगों का ये 1 होने से, ये L होने से, ये जो है ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर, मतलब L स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो tan थीटा आ जाएगा परपेंडिकुलर बाय बेस, मतलब 1 बाय रूट ओवर L स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, चलो ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट वाले पे।
क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो क्या है? ए ब्लॉक ऑफ वुड ऑफ 1 kg रेस्टिंग ऑन ए इंक्लाइंड प्लेन ऑफ एंगल 30 डिग्री। ए ब्लॉक ऑफ वुड ऑफ 1 kg resting on an inclined plane of inclined plane of 30 degree angle। ठीक है, just starts moving down, just starts moving down. If the coefficient of friction is 0.2, if the coefficient of friction is 0.2, its velocity after 5 seconds is, its velocity after 5 seconds is option A 12.75 meter per second, option B 16.35 meter per second, option C 18.25 meter per second, option D 20। यहां पर दिया हुआ है टेक G equals to 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यह आया है RPMT 2006। ठीक है, ये आया। तो क्वेश्चन में क्या कहा है? ए ब्लॉक ऑफ वुड ऑफ 1 kg रेस्ट ऑन ए इंक्लाइन प्लेन ऑफ 30 डिग्री एंगल। तो यहां पर हम लोग एक इंक्लाइन प्लेन ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो गया 30 डिग्री। तो स्टार्स मूविंग डाउन इफ द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज 0.2। यहां पर म्यू का वैल्यू दिया हुआ है 0.2। इट्स वेलोसिटी आफ्टर t इक्वल टू 5 सेकेंड, टेक g इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। तो जैसे कि हम लोगों ने थ्योरी में पढ़ा है, ये m होने से ये हो जाएगा हम लोगों का, इसको फिलहाल थीटा मान लेते हैं। तो ये हो जाएगा थीटा, ये हो जाएगा mg, ये हो जाएगा mg cos थीटा, ये हो जाएगा mg साइन थीटा, ये हो जाएगा नॉर्मल रिएक्शन r। यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स काम करेगा F, क्योंकि ब्लॉक नीचे की तरफ आ रहा है तो फ्रिक्शनल फोर्स ऊपर की तरफ काम करेगा। तो नीचे की तरफ जो रेजल्टेंट फोर्स है वो क्या होगा? F इक्वल्स टू mg साइन थीटा माइनस F फ्रिक्शनल फोर्स। क्योंकि ब्लॉक नीचे की तरफ आ रहा है तो नीचे का फोर्स ज्यादा होगा, मींस mg साइन थीटा ज्यादा होगा, और उसका ऑपोजिट डायरेक्शन पे मतलब पीछे की तरफ F फ्रिक्शनल फोर्स काम करेगा। तो नीचे की तरफ रेजल्टेंट फोर्स क्या होगा? mg साइन थीटा माइनस F। ठीक है,
तो F इक्वल्स टू क्या है हम लोगों को पता है, F इक्वल्स टू होता है म्यू आर, फ्रिक्शनल फोर्स F इक्वल्स टू म्यू आर, और R क्या होता है, R होता है म्यू mg cos थीटा। ये तो सबको पता है कि R जो है वो mg cos थीटा के साथ इक्वल होगा, क्योंकि दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन पे है। ठीक है, तो यहां से अगर हम लोग m कॉमन ले लेते हैं तो रह जाएगा g sin थीटा माइनस mg कॉमन ले लेते हैं तो sin थीटा माइनस म्यू cos थीटा, और f इक्वल्स टू क्या होता है m कैंसिल, a इक्वल्स टू g इंटू sin थीटा माइनस म्यू cos थीटा। यहाँ पर सबका वैल्यू डाल के हम लोग a का वैल्यू निकालेंगे, फिर टाइम दिया हुआ है वहां से हम लोग वेलोसिटी आराम से निकाल सकते हैं। तो g का वैल्यू क्या है 10, थीटा का वैल्यू क्या है 30 डिग्री, माइनस म्यू का वैल्यू क्या है 0.2, cos का वैल्यू थीटा का वैल्यू 30 डिग्री, which is equal to g sin 30 means half minus 0.2, cos 30 means sin 60 √3/2। तो ये पूरा सॉल्व करने से आएगा हम लोगों का माइनस 3.278 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 3.278 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये आएगा हम लोगों का। तो यहां पर से अभी हम लोग वेलोसिटी निकालना होगा, तो v इक्वल्स टू u प्लस at करने से u तो 0 है, a कितना है हम लोग को मिला है 3.278 और t कितना है 5, तो ये करने से आएगा 16.35 मीटर पर सेकंड। दैट मीन्स ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, जो इंक्लाइन प्लेन का थ्योरी है वो मैंने पहले वीडियो में डिस्कस किया है। जिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा हो वो लोग वीडियो का हेल्प ले सकते हो, और समझना तो आना चाहिए, क्योंकि मैंने यहाँ पर भी डेरिवेशन करके दिखा दिया है कि a इक्वल्स टू g sin थीटा माइनस म्यू cos थीटा कैसे आता है। ठीक है, फिर सिमिलर टाइप का एक दूसरा न्यूमेरिकल देखते हैं जो है क्वेश्चन नंबर 4। Question number 4. If the coefficient of friction of a plane inclined at, if the coefficient of friction of a plane inclined at of a plane inclined at 45 degree is 0.5, then acceleration of a body sliding freely, then acceleration of the body sliding freely on it will be option A 9.8 by 2√2 meter per second square, option B 9.8 by √2 meter per second square, option C 9.8 meter per second square, option D 4.8 meter per second square, RPMT 2005। ठीक है, ये तो बहुत इजी सवाल है,
जैसे कि हम लोगों ने पहले वाला में एक्सेलरेशन का फॉर्मूला निकाला था, a इक्वल्स टू g इंटू साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं। g का वैल्यू 9.8, साइन थीटा का वैल्यू है 45 डिग्री, माइनस म्यू कॉस थीटा, म्यू है 0.5 इंटू कॉस 45 डिग्री, 9.8 माइनस 0.5 इंटू 1/√2 इक्वल्स टू क्या होगा, 9.8 इंटू 1/√2 कॉमन लेने से 1 माइनस 0.5, तो ये होगा 9.8/√2 इंटू हाफ इक्वल्स टू 9.8/2√2। ये है आंसर और ये है ऑप्शन ए में। 1 माइनस 0.5 मीन्स 0.5 और 0.5 क्या होता है, हाफ होता है, इसलिए मैंने डायरेक्ट हाफ लिख दिया है। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। फिर चलते हैं नेक्स्ट पे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट सा सवाल है, बुक में भी है आप लोगों का। तो क्वेश्चन नंबर 5, the force required to just move a body, the force required to just move a body, just move a body up an inclined plane, up an inclined plane, up an inclined plane is double the force, is double the force required to just prevent it from sliding down, to just prevent it from sliding down. If theta is the angle of friction, if theta is the angle of friction and phi is the angle, and phi is the angle which the plane makes, which the plane makes with horizontal, then option A, tan phi equals to 2 tan theta, option B, tan phi equals to 3 tan theta, option C, tan phi equals to tan theta, option B, tan theta equals to 3 tan phi। हरियाणा 2005, हरियाणा 2005। देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है यहाँ पर कि द फोर्स रिक्वायर्ड टू जस्ट मूव ए बॉडी अप
An inclined plane is double the force required to prevent it from sliding down. तो हम लोगों ने जो इंक्लाइन प्लेन का डेरिवेशन किया था कि कितना फोर्स चाहिए इसको ऊपर में लेके जाने के लिए, मतलब इंक्लाइन प्लेन के बराबर उसको पुश करने के लिए, और कितना फोर्स चाहिए उसको नीचे की तरफ लाने के लिए, उसका डेरिवेशन अभी काम आएगा। तो देखो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ mg sin phi plus mu cos phi equals to 2mg आ जाएगा हम लोगों का sin phi माइनस म्यू cos phi, sin phi माइनस म्यू cos phi। तो इसको सॉल्व करने से हम लोगों का mg कैंसल और sin phi प्लस म्यू cos phi इक्वल्स टू sin phi माइनस म्यू cos phi। ठीक है, तो ये करने से क्या आएगा हम लोगों का, आ जाएगा म्यू इक्वल्स टू tan थीटा। ठीक है, तो यहां पर sin phi माइनस म्यू cos phi, और यहां पर तो है हम लोग का एक 2 है, मैंने 2 छूट दिया था, तो ये करने से आएगा sin phi को इस तरफ ले जाने से sin phi इक्वल्स टू इसको इस तरफ आने से 3 म्यू cos phi। तो sin phi बाई cos phi इक्वल्स टू 3 म्यू, मतलब tan phi इक्वल्स टू 3 म्यू। ठीक है, और म्यू माने tan थीटा, ये तो सबको पता है। तो tan phi इक्वल्स टू 3 tan थीटा, ये है हम लोगों का आंसर। tan phi इक्वल्स टू म्यू, अरे सॉरी 3 tan थीटा। तो ये जो है हम लोगों ने लिखा है ATQ mg sin थीटा प्लस म्यू cos थीटा। ये क्या था, ये देख लो, एक इंक्लाइन प्लेन के ऊपर इसको पुश करने के लिए कितना फोर्स चाहिए ये, और ये था अगर कोई इंक्लाइन प्लेन के थ्रू डाउनवर्ड्स होते, मतलब डाउनवर्ड्स मूव करते, तो उसको उसके लिए कितना फोर्स चाहिए, mg sin थीटा माइनस म्यू cos phi। ठीक है, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो मैं दिखा देता हूं, कोई बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिलहाल ये कॉपी कर लो, देखो डेरिवेशन कैसे आया है, ये पार्ट भी दिखा देते हैं हम। यहाँ पर एक ब्लॉक है, एक थीटा है, एक mg है, इस डायरेक्शन पे होगा mg sin थीटा, इस पे होगा mg cos थीटा। तो मूव अपवर्ड करेंगे हम लोग, मतलब ऊपर की तरफ फोर्स अप्लाई करेंगे, तो फ्रिक्शनल फोर्स नीचे की तरफ काम करेगा, जो F है ये नीचे की तरफ काम करेगा जब हम लोग P फोर्स ऊपर की तरफ देंगे, और ये होगा नॉर्मल रिएक्शन R। ठीक है, तो P हो जाएगा डायरेक्शन यहाँ पर, तो R इक्वल्स टू mg cos थीटा एंड P इक्वल्स टू mg sin थीटा प्लस F। mg sin थीटा प्लस F मीन्स म्यू आर, फिर mg sin थीटा प्लस R मीन्स mg cos थीटा। ये हो गया हम लोगों का एक P फोर्स। मैंने यही लिखा था mg sin थीटा प्लस म्यू mg cos थीटा इक्वल्स टू 2 इंटू mg sin थीटा माइनस म्यू mg cos थीटा। तो दूसरा जो इक्वेशन है वो मैंने प्रीवियस न्यूमेरिकल में दिखा दिया था कि जब डाउनवर्ड कोई ऑब्जेक्ट गिरता है तब उसके लिए कितना फोर्स चाहिए होता है, वो मैंने प्रीवियस न्यूमेरिकल में दिखा दिया था। तो दिस इज इक्वल्स टू mg sin थीटा माइनस म्यू mg cos थीटा इंटू 2। ठीक है, फिर सॉल्यूशन करने से हम लोगों का जो पहले वाला आंसर है वो धीरे धीरे आ जाएगा। ठीक है,
तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल के में जाएंगे अभी, जो आज का लास्ट न्यूमेरिकल है, लेकिन ये थोड़ा लेंदी है, थोड़ा बड़ा है, लेकिन करना तो पड़ेगा। तो आज का लास्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 6। A body takes time t to reach the bottom. A body takes time t to reach the bottom of an inclined plane theta of angle theta with the horizontal if the plane is made rough, time taken now is 2t. Time taken now is 2t. The coefficient of friction of the rough surface, on the rough surface is option A 3/4 tan theta, option B 2/3 tan theta, option C 1/4 tan theta, option D 1/2 tan theta. DUMET 2005। थोड़ा लेंदी है लेकिन इजी है। A body takes time t to reach the bottom of a inclined plane। इसको t टाइम चाहिए इंक्लाइन प्लेन के नीचे आने के लिए, और अगर हम लोग प्लेन को रफ कर देते हैं तो 2t टाइम चाहिए। ठीक है, तो इंक्लाइन प्लेन पहले ड्रॉ कर लेते हैं, इंक्लिनेशन मान लेते हैं थीटा। ठीक है, तो यहां पर ब्लॉक आ जाएगा, mg नीचे में आएगा, फिर ये हो जाएगा r, ये हो जाएगा mg cos थीटा, ये हो जाएगा mg sin थीटा। ठीक है, तो नीचे की तरफ जब आएगा तब फ्रिक्शनल फोर्स ऊपर की तरफ काम करेगा। ठीक है, when plane is frictionless the acceleration equals to g sin theta. When the plane is frictionless acceleration equals to a equals to g sin theta, क्योंकि f जो है वो 0 हो जाएगा, तब डायरेक्ट g sin theta काम करेगा। Let time taken is t1, let time taken is t1। अभी t1 चाहिए नीचे आने के लिए। Since body starts from rest, initial velocity u equals to 0। Since body
starts from rest, initial velocity u equals to 0. From s equals to ut plus हाफ एटी स्क्वायर, यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं, s इक्वल्स टू 0 प्लस a की जगह पर होगा क्या होगा, g साइन थीटा एंड t1 स्क्वायर. यहां से आएगा t1 इक्वल्स टू √2s बाय g साइन थीटा. इतना तक तो आ गया जब ये फ्रिक्शन लेस होगा. अभी देखेंगे जब फ्रिक्शन काम करेगा तब क्या होगा. ठीक है, तो when plane is made rough, when plane is made rough, then acceleration, तब acceleration क्या होगा, जैसे कि हम लोगों ने पहले डिराइव किया था, a इक्वल्स टू g sin theta minus mu cos theta, where mu is coefficient of friction, where mu is coefficient of friction. ठीक है, तो यहां पर T2 क्या होगा, इक्वल्स टू √2s बाई जी, मतलब a g साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा. यहां से लिख ले रहे हैं, नीचे एक्सेलरेशन बैठता है तो यहाँ पर एक्सेलरेशन क्या है, g साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा. तो ATQ क्या है, T2 इक्वल्स टू 2T1. सो T2 क्या है, √2s बाई जी साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा इक्वल्स टू 2 इंटू T1, मतलब √2s बाई जी साइन थीटा. इसको दोनों को स्क्वायर करने से आ जाएगा 2s बाई जी साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा इक्वल्स टू 4 इंटू 2s बाई जी साइन थीटा. ऐसे कैंसिल हो गया, 2 कैंसिल हो गया. तो इसको अभी सॉल्व करना पड़ेगा, धीरे धीरे सॉल्व करते हैं. तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने से क्या आएगा हम लोगों का, जी साइन थीटा इक्वल्स टू, नहीं तो जी कैंसिल कर दो, 1 बाई साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा इक्वल्स टू 4 बाई साइन थीटा. क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने से साइन थीटा इक्वल्स टू 4 साइन थीटा माइनस 4 म्यू कॉस थीटा. ठीक है, तो साइन थीटा इस तरह होने से -3 साइन थीटा इक्वल्स टू माइनस 4 म्यू कॉस थीटा. माइनस माइनस कैंसिल, तो ये हो जाएगा 3 साइन थीटा इक्वल्स टू 4 म्यू कॉस थीटा. साइन थीटा बाई कॉस थीटा कर दो, साइन थीटा बाई कॉस थीटा इक्वल्स टू 4/3 म्यू, मतलब tan थीटा इक्वल्स टू 4/3 म्यू, मतलब म्यू इक्वल्स टू 3/4 tan थीटा. म्यू इक्वल्स टू 3/4 tan थीटा. एंड ये ऑप्शन है, ऑप्शन ए. तो हम लोगों का
ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आई बात? चलो ठीक है, तो यहां तक हम लोगों का न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन चैप्टर खत्म होता है। और इससे हम लोग का नेक्स्ट 20 तारीख को एग्जाम ले लेंगे। जो लोग क्लासरूम स्टडी करते हैं उन लोगों को तो मैं ऑफलाइन एग्जाम ले लूंगा। और 20 तारीख को ही एग्जाम होगा। 240 मार्क का 60 क्वेश्चन रहेगा। हर 4 मार्क होगा इसमें। और रॉन्ग आंसर के लिए 1 मार्क माइनस होगा। ठीक है, तो अच्छी तरह से प्रैक्टिस करो। और जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं, इसका जो क्वेश्चन पेपर है वो मैं 20 तारीख के बाद या 20 तारीख को ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपलोड कर दूंगा, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही काफी है। मिलते हैं एग्जाम में, तब तक के लिए टाटा।